मानव विकास रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 है जिसमें 2023 का डाटा लिया गया है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बस मुझे एक टॉपिक दो बार तो पढ़ाने के लिए तो मैं दूसरे बार को दूसरे तरीके से बोल दूंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार अलग अलग एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन का एक ब्रांच है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन ही अलग तरीके से एक प्रोग्राम चलाता है जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें 193 मेंबर्स हैं और इसमें भारत की पोजीशन 130वीं 130 पोजीशन है भारत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं ना आप लोग, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, रोबोट बनाया जा रहा है, कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। कंप्यूटर का इस्तेमाल करना अलग है, लेकिन कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना जो कंप्यूटर अपनी मर्जी से काम करे, हमारा काम इंटरफेरेंस है। अभी हमारा कंप्यूटर क्या करता है, हम उसमें इनपुट डालते हैं तो वो आउटपुट निकालता है। अब कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, आप एक इनपुट डालो कई सारे आउटपुट निकाल देगा, है ना। अब वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, अपनी मर्जी से डाटा जनरेट कर रहा है। इस तरह के कंप्यूटर को हम कहते हैं, इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो टॉपिक इस बार लिया गया है कि आज के समय में, इस एज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ह्यूमन के लाइफ में क्या पॉसिबिलिटी है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी स्थिति है। भारत की स्थिति क्या है इसमें, तो भारत 2022 में, वर्ष 2022 में भारत 133वें स्थान पर है। और मतलब यहाँ पर 2022 का मतलब क्या हो गया, 2024 की रिपोर्ट, पिछले वर्ष की जो रिपोर्ट आई थी उसमें किस साल का डाटा लिया गया था, 22 का लिया गया था। तो उस साल भारत 133वें पोजीशन पे रहा, और जब इस बार की रिपोर्ट आई तो भारत 3 पोजीशन सुधार भारत करता हुआ 130वें पोजीशन पे आ गया। और भारत के जो पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 0 से लेकर 1 पॉइंट दिए जाते हैं, 0 सबसे नीचे और 1 सबसे ऊपर। तो जब 1 के पास कोई होगा तो उसकी पोजीशन सबसे ऊपर होगी। तो भारत की पोजीशन भी जो थोड़ी अच्छी हो रही है, जो 676 से बढ़कर 685 हो गई है, इतने पॉइंट उसे मिले हैं। लेकिन फिर भी अभी भी मीडियम ह्यूमन डेवलप, लो ह्यूमन डेवलप, मीडियम ह्यूमन डेवलप और अपर ह्यूमन डेवलप, 3 कैटेगरी में उसे डिवाइड किया जाता है। तो भारत अभी भी मीडियम ह्यूमन डेवलप कैटेगरी में है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि अगर वो 700 तक पहुंच जाता है तो वो हाई में पहुंच जाएगा, है ना। 700 और 700 से ऊपर जो है वो हाई में आ जाते हैं। तो भारत बस अब मीडियम में है और मीडियम से हाई में जाने वाला है। लेकिन पोजीशन अभी भी बहुत नीचे है, 130 पोजीशन पे बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। लेकिन देखो कि उस देश की, जिस देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, उस देश में 130वां पोजीशन में लंबे समय से हमारी यही वैसे पोजीशन बनी हुई है, ज्यादा सुधार नहीं आ रहा है। अब ये क्यों, भारत की पोजीशन क्यों सुधरी है? तो भारत की पोजीशन इसलिए सुधरी है कि 3 चीजों की वजह से। हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं, तो उसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम उसमें 3 चीजों को लेते हैं। एक हमारी इनकम, दूसरा हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और तीसरा हमारा एजुकेशन। हम 3 चीजों को उसमें लेते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें यह देखा जाता है कि कितने बच्चे किस एज में स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, है ना। ये ध्यान रखना है कि हमने एजुकेशन की बात कर ली। ऐसे भारत में लिटरेसी की परिभाषा डिफरेंट है। भारत में अगर किसी को नाम लिखना पढ़ना वगैरह वगैरह आ जाता है तो वो पढ़ा लिखा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन इस बात को नहीं मानता है। यूनाइटेड नेशन चेक करता है कि प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे क्लास छोड़कर चले जाते हैं, स्कूल छोड़कर चले गए, सेकेंडरी में कितने बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए, उससे ऊपर कितने बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए। इससे डिसाइड होता है कि कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे नहीं। तो सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 1990 में ये थी 58.6 थी, वो 2023 में बढ़कर 72 वर्ष हो गई है। मतलब भारत में एक औसत व्यक्ति आज 72 वर्ष जीता है ना। शिक्षा में भी भारत की स्थिति में सुधार आया है। और राष्ट्रीय आय भी भारत की बढ़ी है, जिसे आप देखोगे तो आपको समझ आएगा। 2023 में राष्ट्रीय आय 9046 अमेरिकी डॉलर हो गई है।
यहाँ पर राष्ट्रीय आय को अमेरिकी डॉलर में कैलकुलेट किया जा रहा है ना। अगर आप इसे इंडियन में रुपये में कैलकुलेट करोगे तो इसको आप जो अभी अमेरिकी डॉलर की कीमत है, मान लो 80 रुपए है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय रुपए में इसकी कितनी वैल्यू है। तो प्रति व्यक्ति आय भी भारत की 1990 से बढ़कर 2023 में काफी ज्यादा बढ़ी है। देखो 4 गुना, लगभग 4 से ज्यादा 4.5 गुना भारत की पर कैपिटल इनकम बढ़ गई है। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम आने वाले समय में डिस्कस करेंगे, वो है क्रय शक्ति क्षमता, परचेज पावर पैरिटी। ये परचेज पावर पैरिटी क्या है? भारत की किसी देश की आय को परचेज पावर पैरिटी के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, खरीदने की क्षमता। इसे हम नेशनल इनकम जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इसे डिस्कस करेंगे कि परचेज पावर पैरिटी। देखो पहले हम देखते थे कि किसी देश की आय क्या है, अब हम आय वाले हिस्से को हमने छोड़ दिया है, आय की जगह पर, इनकम की जगह पर हम अब परचेज पावर पैरिटी। पहले हम पर कैपिटल इनकम की बात करते थे, देश की आय आ गई, उससे जनसंख्या को डिवाइड कर दिया तो पर कैपिटल इनकम आ गई। अब हम पर कैपिटल इनकम की जगह पर परचेज पावर पैरिटी की बात करते हैं, क्रय शक्ति क्षमता की बात करते हैं। ये क्रय शक्ति क्षमता क्या है, हम नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम इसे डिस्कस करेंगे। मतलब ये समझना है कि भारत की जो स्थिति है उसमें सुधार आया है धीरे धीरे। तीनों चीजें हैं, जीवन प्रत्याशा भी भारत की बढ़ गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है, एजुकेशन में भी सुधार आया है और इनकम में भी सुधार आया है। एक अच्छी रिपोर्ट है भारत के लिए, ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोटो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आजकल रोबोट बनाया जा रहा है ना, तो रोबोट बनाने की कोशिश मैंने करी है। तो इसमें क्या रहा है कि भारत में एआई पे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है ना। भारत में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो किसी ना किसी तरीके से एआई पे काम कर रहे हैं या एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें से लिखा हुआ है कि भारतीय एआई शोधकर्ताओं में से 20% अब देश में ही हैं जो वर्ष 2019 में लगभग शुरू थे। मतलब कि ऐसा कह रहा है कि 2019 तक भारत में एआई पे कुछ काम नहीं हो रहा था और एआई रिसर्च करने वाले जो थे वो देश से बाहर चले जाते थे क्योंकि देश में कुछ काम नहीं हो रहा था 2019 तक। लेकिन अब स्थिति ये है कि एआई पे रिसर्च करने वाले 20% भारत में ही रह जा रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि अब भारत में एआई पे काम हो रहा है। एक छोटा सा मैंने ये मैप बनाया है कि अभी तो हमने भारत की स्थिति देखी कि भारत में क्या पोजीशन है। भारत में जो पोजीशन हमने देखा सुधार हो रहा है हमारे अंदर। हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारा 3 अंक का सुधार हुआ है, पॉइंट में भी हमारे यहाँ सुधार हुआ है। सुधार क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ हर चीजों में काम हुआ है। अब वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो पहले पोजीशन पर आइसलैंड है। आइसलैंड पहले पोजीशन पर। आइसलैंड को ये मैंने दिखाने की कोशिश की, ग्रीनलैंड के पास आइसलैंड। ये छोटे देश हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन इनकी 20 लोग इसमें रहते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 20 लोग रहते हैं और रिसोर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ। 20 लोग रहते हैं और रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, तो 20 लोगों पर तो ध्यान देना आसान है। हम सब पे ध्यान दे देंगे, है ना। सब पे नज़र रखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन रह रहा है, किसको खाना मिल रहा है, किसको खाना नहीं मिल रहा है ना। तो ये जो भी देश यहाँ पर हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और उनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, संसाधन बहुत ज़्यादा है, तो सबको सब पे काम करना आसान है। अब भारत जैसे देश में जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और रिसोर्स उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, जब 1000 पोस्ट के लिए 20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, है ना, तो रिसोर्स मतलब कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम सब पे कहाँ से ध्यान रख पाएंगे? नहीं ध्यान रख पाएंगे। पता ही नहीं चलेगा, किसी कोने में, किसी गली में, किसी कोने में जाकर एक बच्चे का जन्म हो गया, है ना। पता कैसे चलेगा बच्चे का जन्म हो गया? अब वो फैमिली अगर एजुकेटेड नहीं है तो सरकार को डाटा ही नहीं मिल पाएगा कि वो इधर कोने में बच्चे का जन्म हुआ है, और उसे वैक्सीनेशन ही नहीं हो पाएगा उसका प्रॉपर तरीके से, अगर उसके पेरेंट्स थोड़े से समझदार नहीं है तो कहाँ से बढ़ेगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कहाँ से लिटरेसी रेट बढ़ेगा, है ना। ये भारत के साथ एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी है प्रॉब्लम तो है। तो आइसलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड दोनों के पॉइंट एक जैसे हैं, फिर भी दोनों में कुछ परिवर्तन है, चेंज है, इस वजह से नॉर्वे और स्विट्जरलैंड को सेकेंड पोजीशन पे रखा गया है। 3 को नहीं यूज किया गया, 3 थर्ड नहीं यूज किया गया, सीधा 4 यूज किया गया है। यहाँ पर जो डाटा था यूएनडीपी का वही डाटा मैंने यहाँ पर यूज किया है। 4 पे डेनमार्क है, 5 पे जर्मनी है। मैंने 5 इसलिए ले लिया है कि कई बार 1 2 3 4 5 एग्जाम में पूछ लेते हैं, 5 को एक ऑर्डर में अरेंज करना है ना। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 17वें पोजीशन पे, 17वीं पोजीशन पे।
अब एक बहुत आंख खोलने वाला डाटा है जो कई बार यूपीएससी इसी तरह के डाटा से क्वेश्चन पूछ लेती है। यूपीएससी कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगी ये बिल्कुल किसी को पता नहीं होता, इसलिए हमें हर एंगल पे दांव खेलना पड़ता है। अब रीजनल, हम अगर रीजनल चेक करते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत को कंपेयर अगर करते हैं तो हम देखते हैं कि चीन की पोजीशन भारत से बहुत अच्छी है, चाइना है ना। चाइना को 78th रैंक मिला हुआ है, भारत को 130 रैंक है। श्रीलंका की पोजीशन भारत से अच्छी है, 89th रैंक मिला हुआ है श्रीलंका को। इस तरह का क्वेश्चन एक बार जब मैं एग्जाम दे रहा था तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। और भूटान की स्थिति भारत से अच्छी है ना। जबकि बांग्लादेश की कंडीशन भारत से, बांग्लादेश 130, बांग्लादेश भारत के लगभग पास में ही है ना। नेपाल का 145 और म्यांमार का 150, पाकिस्तान का 168 है ना। तो मतलब भारत के कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी कंडीशन भारत से अच्छी है और कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी कंडीशन भारत से भी खराब है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मानव विकास रिपोर्ट में हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं। स्वास्थ्य, जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के रूप में भी हम समझते हैं कि कितनी जीवन प्रत्याशा है हमारे पास। शिक्षा, स्कूली शिक्षा और क्रय शक्ति क्षमता, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। यूएनडीपी इस आधार पर किसी देश को या सभी देशों को मेजर करता है। अब एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो ये कह रहा है कि इस बार जो ह्यूमन डेवलपमेंट को यूएनडीपी ये देखती है कि विश्व का विकास किस तरह से हो रहा है ना। क्या वर्ल्ड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो उसका ये कहना है कि 1990 के बाद इस बार की प्रोग्रेस सबसे कम है, कोरोना ईयर को छोड़कर, है ना। ये एक नेगेटिव फैक्ट के रूप में है कि 1990 के बाद इस वर्ष वर्ल्ड डेवलपमेंट जो है, विश्व की ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम रही है। 1990 में कम रही होगी और इस बार कम रही है। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि सबसे धनी देश और सबसे निर्धन देश के बीच में गैप बहुत बढ़ता जा रहा है। जो रिच हैं वो और भी ज्यादा रिच होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो और भी ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं, है ना। ये एक दो नेगेटिव फैक्टर है यहाँ पर। एक तो ग्रोथ उस तरह से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, और दूसरी चीज ये है कि असमानता बढ़ती जा रही है। और ये लास्ट एक एआई के बारे में है। वर्ल्ड लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आज 5 में से 1 व्यक्ति एआई टूल का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब एआई टूल, किसी भी तरह का एआई टूल, या तो चैट जीपीटी या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन 5 में से 1 अभी भी बहुत कम है। 5 में से 1 व्यक्ति एआई का इस्तेमाल कर रहा है। अब 60% लोगों का यह मानना है कि एआई नए जॉब एआई क्रिएट हो रहे हैं। 60% ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि एआई के फील्ड में नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं। इसका दूसरा सेक्शन क्या होगा? 40% ये मानेंगे कि नहीं, उनको दिक्कत है इससे, है ना। इसका दूसरा सेक्शन है। और इसमें ये भी कहा गया है कि विकास समावेशी होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। मतलब हर एक लोगों के पास इस विकास पर की पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को ज्यादा फायदा मिल जाए और कुछ लोगों को कम फायदा मिले। सिंपल अगर हम समझें, इसे, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, सिंपल एक बिना टूटे हुए तरीके से अगर बताया जाए तो मानव विकास रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा तैयार किया जाता है एक खास प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं उनकी स्थिति चेक किया जाता है कि उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उनका विकास कैसे हो रहा है, या पूरी दुनिया किस तरह से ग्रोथ कर रही है। इसको चेक करने के लिए यूनाइटेड नेशन 3 पैरामीटर्स का इस्तेमाल करता है। एक पैरामीटर है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसे हेल्थ भी समझ सकते हो आप, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। दूसरी है एजुकेशन, शिक्षा। और जो तीसरी चीज है वो है हमारी परचेज पावर पैरिटी के आधार पर हमारी इनकम कितनी है, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर हमारी इनकम कितनी है। इन 3 पैरामीटर्स के आधार पर
यूनाइटेड नेशन ये चेक करता है। अब हम देखें इसको तो इसमें यूनाइटेड नेशन पॉइंट देता है, जिसमें पॉइंट को 1 और 0 के बीच में देता है। अगर कोई 1 पे है तो उसकी पोजीशन अच्छी है, अगर उसके 1 से जैसे नीचे की तरफ आते जाते हैं पोजीशन उसकी खराब है। सबसे ऊपर है यहाँ पर आइसलैंड। आइसलैंड यूरोपियन कंट्री है जिसकी पोजीशन पहली पोजीशन है, और उसे जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट अभी अभी हमने देखा है। नॉर्वे वगैरह वगैरह कई सारे देश ऐसे हैं। उसके बाद अमेरिका की पोजीशन भी हमने देखा। भारत की पोजीशन 130वीं पोजीशन है, 130 पोजीशन है। भारत की पोजीशन को अगर हम देखें तो भारत की पोजीशन में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सुधार हुआ है। लास्ट ईयर 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग भारत की पोजीशन 133 पोजीशन थी, जो इस बार कम होकर 130वीं पोजीशन पे भारत आया है। इसके पीछे ये कहा गया है कि भारत सरकार ने कई ऐसे प्रोग्राम चलाए हैं जिसकी वजह से भारत की स्थिति में, भारत की कंडीशन में सुधार आया है, जिससे उसकी लिटरेसी बढ़ी है, मतलब एजुकेशन में वृद्धि हुई है, पर कैपिटल इनकम या परचेज पावर पैरिटी बढ़ी है, जीवन प्रत्याशा भी बढ़कर 72 ईयर्स हो गई है। तो भारत की पोजीशन भी थोड़ी ठीक हुई है। अब एक बार भारत की पोजीशन को उसके पड़ोसी देशों से हम कंपेयर करते हैं। जब भारत की पोजीशन को हम उसके पड़ोसी देशों से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कुछ देशों की स्थिति बहुत अच्छी है, जैसे चाइना की स्थिति बहुत अच्छी है, भूटान की स्थिति बहुत अच्छी है, नेपाल की स्थिति बहुत अच्छी है। वहीं कुछ भारत के पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी कंडीशन या तो भारत के बराबर है या भारत से नीचे है। श्रीलंका की स्थिति बहुत अच्छी है ना। अगर हम भारत की कंडीशन को देखें तो जैसे बांग्लादेश की कंडीशन है ना, जैसे पाकिस्तान की कंडीशन भारत से बहुत ही खराब है। अब इसमें एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एआई का किस तरह से भारत या दुनिया के देश किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी इस पे फोकस किया गया है। ये कहा गया है कि दुनिया में आज 5 में से 1 व्यक्ति एआई टूल का किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। 60% लोगों का ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब में वृद्धि हुई है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब को खत्म भी कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, है ना, समन्वित विकास हो सके, मतलब विकास का फायदा मिल सके। इसमें कुछ नेगेटिव फैक्टर भी बताए गए हैं, जैसे कि रिच और पुअर के बीच में अनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। रिच और भी ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं और पुअर और भी ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया है भारत के बारे में कि भारत में जहां 2019 के आसपास जहां भारत में एआई पे रिसर्च करने वाले लोग 0 थे, वहीं 2023 में एआई पे रिसर्च करने वाले लोग 20 हो गए, 20% लगभग हो गए हैं। इसका मतलब है भारत की पोजीशन थोड़ी सी अच्छी है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें होती है उसको भारत बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, इसलिए भारत सॉफ्टवेयर के मामले में बहुत ऊपर है। भारत को कोई भी ऐसा काम दे जो कुर्सी पे बैठ के करना है ना, वो फटाफट कर लेता है। भारत के लोगों को बड़े आलसी टाइप के लोग होते हैं। सॉफ्टवेयर बनाना है तो चेयर पे बिठा दो, उनको प्लेट वेट निकाल के अपना वो काम कर लेंगे, है ना। लेकिन हार्डवेयर के फील्ड में अगर देखो तो हार्डवेयर के फील्ड में क्या है, भागा करी है थोड़ी सी। हार्डवेयर का काम थोड़ा सा टफ है, तो हार्डवेयर का काम देखो भारत को तो वो नहीं हो सकता है ना, वो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हार्डवेयर के फील्ड में भारत बहुत पीछे है, सॉफ्टवेयर के फील्ड में भारत थोड़ा सा आगे है। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का काम होगा, है ना। तो भारत देखते हैं इसमें कहां तक जा सकता है, लेकिन अब भी भारत में थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमने जो 20% देखा है ये बहुत कम है। दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, भारत उसके कंपैरिजन में कुछ भी